Welcome students to another class of macroeconomics class 12. हम लोग as you are aware कि हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा है आपसे कि ये पूरा जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है क्लास 12 का ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है YouTube में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को पुश कर दीजिए तो आपको जो है ना नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। और ये पूरा जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नेशनल इनकम का एक क्लास किया था और आज उसका सेकंड क्लास है। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि वो जाए और फर्स्ट क्लास को जरूर आप देखें। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आराम से उस क्लास को कर लो और उसके बाद फिर इस क्लास को अटेंड करो। ठीक है, तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं नेशनल इनकम पार्ट 2। तो मैंने आपको नेशनल इनकम का ये डेफिनेशन उस दिन बताया था। क्या था इस डेफिनेशन में? नेशनल इनकम का मतलब होता है अर्निंग्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। जिसने नहीं किया है वो क्लास वो प्लीज जाइए और नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट वहां से क्लियर कीजिए। इसके बाद नेशनल इनकम जो है द अर्निंग्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। कैसे अर्न करते हैं भाई? तो बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेहनत से कमाते हैं, यानी जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे वो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? एंड देन विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। कहां पे कमाते हैं? या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। किस रूप में कमाते हैं? तो इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी वेजेस एंड सैलरीज। दूसरे नंबर पे आता है रेंट, तीसरे नंबर पे आता है इंटरेस्ट और चौथे नंबर पे आता है प्रॉफिट। तो ये था नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टर्म को पिक कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए समझते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है द टेरिटरी which is administered by the government where people, capital and goods can circulate freely। तो ये एक ऐसा टेरिटरी है जहां पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो। ठीक है, आप अपनी कंट्री को दिमाग में रख के समझो। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल है। ठीक है, और पूरी तरह से कंट्रोल है हमारे गवर्नमेंट का, तो वहां पे पीपल, कैपिटल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर रहे। एक्सक्यूज मी। जैसे सपोज आप न्यू दिल्ली में या लखनऊ में या झारखंड में कहीं पे भी है, क्या आपको फ्रीली मूव करने के लिए कोई वीजा चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी आप फ्री है टू मूव।
आप अपने पैसों को कहीं खर्च करेंगे, क्या आपको किसी का परमिशन चाहिए? नहीं सर, आई एम फ्री टू स्पेंड। मुझे मूवी देखना है, मुझे शर्ट खरीदना है, मुझे वॉच खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आई डोंट हैव टू टेक परमिशन। आप अपने गुड्स को किसी को बेच रहे हैं, लेट अस से आप अपना कोई मोटर कार बेच रहे हो या फिर कुछ और बेच रहे हो, डू यू नीड द परमिशन? नो। सो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहां पे हमें किसी के परमिशन के बिना हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल है, किसी और गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। इसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अब कुछ बातें डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो न्यू दिल्ली में जापान के एम्बेसी का ऑफिस है, ठीक है। जापान एम्बेसी का जो ऑफिस न्यू दिल्ली में है उसमें कंट्रोल है जापानीज गवर्नमेंट का। सपोज न्यू दिल्ली में यूएसए गवर्नमेंट का एम्बेसी ऑफिस है, उस ऑफिस का कंट्रोल यूएसए के पास है, यूएसए गवर्नमेंट के पास है, वहां इंडिया का कंट्रोल नहीं है। दो द ऑफिसेज आर सिचुएटेड, एम्बेसीज आर सिचुएटेड इन इंडिया, स्टिल they are not controlled by the Indian government. तो ऐसी जगहों को जो इंडिया में होते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें ना हो, इसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोल सकते। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन एम्बेसी ऑफिसेज है यूएसए एंड जापान में, दो दे आर सिचुएटेड इन यूएसए एंड जापान, दैट इज आउटसाइड इंडिया, वहां पे कंट्रोल है हमारे गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, तो दे विल बी टेकन अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। बात आ रही है समझ में? एकदम बढ़िया से समझ लो। ऐसी और कई जगह है जो हमारे कंट्री के अंदर है या बाहर है, सपोज अंदर है पर हमारे गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल नहीं है, तो हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोलेंगे। और ऐसी कई जगह है जो हमारे कंट्री के बाहर है और वहां पे हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आपको समझ आ रहा है। यस सर, बिल्कुल आ रहा है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है डोमेस्टिक टेरिटरी का, वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप बच्चों समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या चीज आता है। तो देखो, सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे एयर इंडिया का फ्लाइट लेकर के कैप्टन अमरेंद्र सिंह, लेटेस्ट से मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, कैप्टन अमरेंद्र सिंह इंडिया से यूएसए जा रहा है, जो पायलट है वो यूएसए जा रहा है, उसके अंदर जो एयर होस्टेसेस है वो भी इंडिया से उड़ान भर के कहां जा रही है? लंदन जा रही है, लंदन का फ्लाइट है, ठीक है। तो जब कोई नॉर्मल रेसिडेंट्स किसी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को ओन्ड एंड ऑपरेट कर रहा है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, लेट अस से इंडिया एंड यूएसए, तो वो इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। तो जैसे वो क्रॉस करेगा दूसरे टेरिटरी में जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहेंगे, ठीक है। इसमें शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंस। तो वो जहां भी ट्रैवल करेगा इंडिया के बाहर और फिर वापस आएगा इंडिया, तो हम उस पूरे क्षेत्र को, पूरे टेरिटरी को, जहां जहां वो ट्रैवल किया, सपोज लंदन से फिर जापान गया, जापान से फिर इंडिया आया, तो इस पूरे टेरिटरी को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी माने। ओके, क्लियर। देन फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। सपोज करो इंडिया सी के नीचे से, ओशंस के नीचे से ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइप्स से ऑयल
सप्लाई कर रहा है, लेटस से नेपाल में सप्लाई कर रहा है या और किसी दूसरे कंट्री में सप्लाई कर रहा है, तो दो इट इज अंडर इंटरनेशनल वाटर्स, इंडिया टेरिटरी को पार कर गया वो, फिर भी चूंकि वो रेसिडेंट उसको ऑपरेट कर रहा है, तो वो पाइप जहां तक गया है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। क्लियर? थर्ड नंबर, any embassy, any consulates and any military establishment of a country located abroad। ये मैं समझा चुका हूं आपको। सपोज इंडियन एम्बेसी का ऑफिस यूएसए में है, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, सो दैट वुड कम अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर? यस सर। एक और है कंसुलेट्स। कंसुलेट्स मतलब मान लो इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए यूएसए में कोई ऑफिस ओपन किया है, तो उसको कंसुलेट्स बोलते हैं। तो उस ऑफिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। दो इट इज सिचुएटेड इन यूएसए, स्टिल वी विल कॉल दिस एज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उम्मीद करता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आपको समझ आ गया। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों हम लोग सीख गए इस नेशनल इनकम के डेफिनेशन के आधार पे नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है सीख गए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है सीख गए। अब हम सीखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है आइए सीखते हैं। तो नेशनल इनकम के लिए कौन सा गुड्स रेलेवेंट होता है, कौन सा गुड्स इरेलेवेंट होता है, ये हम लोगों को अभी सीखना पड़ेगा। मजबूरी है भैया, सीखना ही है, इसके बिना हम नेशनल इनकम समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले वी मस्ट नो कि गुड्स हम किसे कहेंगे। गुड्स का मतलब हो जाएगा एनीथिंग दैट satisfies ह्यूमन वांट्स, उसको हम लोग कहेंगे गुड्स। यानी ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, हम उसे कहेंगे गुड्स। होपफुली क्लियर है? ये सब बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो गुड्स को हम दो हिस्से में बांट देते हैं। बहुत अच्छे से बाबू इसको समझोगे। पहले नंबर पे आता है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे नंबर पे आता है फाइनल गुड्स। ठीक है, और ये जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों में, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, गुड्स दो प्रकार का है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। ये डिफरेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड यूज, कि उसको अंततः हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो अभी समझ आ जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से। इंटरमीडिएट गुड्स, हम उन गुड्स को बोलते हैं which are used for further production in a year. For example, sugar cane for sugar factories. Number 2, milk purchased by a tea stall. तो ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट गुड्स हम उन गुड्स को बोलेंगे, अभी सिर्फ इसका फर्स्ट फेज मैंने लिखा है, फर्स्ट एस्पेक्ट लिखा है, इसमें वो गुड्स शामिल है जिसे हम खरीदते हैं या यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे एक चाय की दुकान है, इन्होंने मिल्क खरीदा, किस लिए खरीदा? चाय बनाने के लिए, तो उस मिल्क को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। एक मिठाई की दुकान है और इन्होंने
शुगर खरीदा और मिल्क खरीदा। क्यों खरीदा? मिठाई बनाने के लिए। इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। एक आइसक्रीम शॉप है और उसने मिल्क खरीदा आइसक्रीम बनाने के लिए, तो उस मिल्क को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। एक पेपर का मिल है और उसने पेपर खरीदा पेपर प्रिंट करने के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए, तो उस पेपर को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। एक फ्लावर मिल है, आटे की चक्की, और उसने गेहूं खरीदा, व्हीट खरीदा, उस व्हीट को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। यानी एक तरह से समझो जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज बच्चों आपको ध्यान देना है, इन गुड्स का यूज 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आप 1 साल के अंदर इसको यूज कर लेते हो तो ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और अगर नहीं कर पाते हो तो ये आपके पास इन्वेंट्री के रूप में आ जाता है, स्टॉक के रूप में आ जाता है, और वो हो जाता है फाइनल गुड्स। क्लियर? ठीक है। अब मैं आता हूं नंबर बी, which are purchased for resale within a year. For example, a Maruti car purchased by a Maruti शोरूम। एक मारुति कार खरीदा जा रहा है एक मारुति शोरूम के द्वारा, तो उसने इसको क्यों खरीदा? रीसेल के लिए। क्लियर? एक मोबाइल शॉप है, उसने एक कार्टून मोबाइल खरीदा। क्यों खरीदा? रीसेल के लिए। एक ग्रोसरी शॉप है और उसने 1 टन गेहूं खरीदा। क्यों खरीदा? रीसेल के लिए। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये विद इन ए ईयर रीसेल हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर ये बिक जाना चाहिए, और अगर नहीं बिकेगा तो इट बिकम्स इन्वेंट्री और वो फिर हो जाएगा फाइनल गुड्स। होपफुली क्लियर है? तो इंटरमीडिएट गुड्स में 2 तरह के गुड्स आएंगे। ऐसा गुड्स जिसको आपने यूज किया है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दूसरा ऐसा गुड्स जिसको आपने खरीदा है बेचने के लिए। लेकिन ध्यान रहे विद इन अ ईयर ये दोनों काम हो जाना चाहिए। अगर विद इन अ ईयर नहीं होता है तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। क्लियर? अब आता हूं फाइनल गुड्स में। फाइनल गुड्स का भी आप देखो 2 पहलू है, 2 एस्पेक्ट होता है। पहला है नंबर 1, परचेज्ड फॉर final consumption. For example, milk purchased by a household. ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। फाइनल गुड्स का जो पहला एस्पेक्ट है, क्या लिखा मैंने? ये ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदा जाता है, यानी फर्दर यूज के लिए नहीं। एक हाउस होल्ड है, उसने किसी मिल्कमैन से 1 किलो दूध लिया, हर रोज लेता है, तो पीने के लिए लेता है, दूध पीने के लिए लेता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए लेता है, तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलेंगे। लेकिन वही मिल्क अगर कोई टी स्टॉल वाला ले रहा था तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोल रहे थे। टी स्टॉल वाला उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए ले रहा था। तो आपने देखा
एंड यूज पे, जो मैंने यहां पे लिखा एंड यूज पे डिपेंड करता है कि वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा या फाइनल गुड्स कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक मारुति कार खरीदा, तो मेरे लिए वो हो जाएगा फाइनल गुड्स, मैंने उसको कंजम्पशन के लिए खरीदा। लेकिन जब एक शोरूम वाले मारुति कार खरीद रहे हैं, तब वो कौन सा गुड्स हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो एंड यूज ये डिसाइड करता है कि गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होगा या फाइनल गुड्स होगा। क्लियर बच्चों? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे देखो, ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं स्पेशली बाय द हाउस होल्ड, तो हम इसे कंजम्पशन गुड्स का नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। फाइनल गुड्स का जो दूसरा पहलू है, नंबर 2, परचेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। लीजिए, कर लीजिए बात, परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें वो गुड्स आते हैं जिसको एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए खरीदता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो लैंड एंड बिल्डिंग, जहां पे वो अपना फैक्ट्री डेवलप कर रहा है। लेट अस से प्लांट एंड मशीनरी, जो अपने फैक्ट्री में यूज कर रहा है। और क्यों कर रहा है? फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर जो भी खर्च करता है इन्वेस्टमेंट के लिए करता है। तो ऐसे गुड्स जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, उसे हम कहेंगे फाइनल गुड्स। और जैसे इसका नाम कंजम्पशन गुड्स था, इसका नाम हो जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, दिस इज कंजम्पशन गुड्स प्लस प्रोड्यूसर गुड्स। बात आ गई समझ में? तो आपने देखा गुड्स जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में दो चीज आता है, विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड विच आर परचेज फॉर रीसेल। और फाइनल गुड्स में दो आता है, एक कंजम्पशन गुड्स, एक प्रोड्यूसर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जनरली कौन खरीदते हैं? हाउस होल्ड खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? फॉर फाइनल कंजम्पशन। उसने बिस्किट खरीद लिया खाने के लिए, फल खरीद लिया खाने के लिए, रेफ्रिजरेटर ले लिया उसको यूज करने के लिए, टेलीविजन ले लिया देखने के लिए। ये सारे गुड्स को हम लोग कंजम्पशन गुड्स में डाल देते हैं। लेकिन जो गुड्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हो, फैक्ट्री में यूज करने के लिए खरीदते हो, अपने ऑफिसेज में, एक लॉयर है उसने एक कंप्यूटर खरीद लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा। ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपने ऑफिस में एयर कंडीशनर लगा लिया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया। एक मान लो कंपनी सेक्रेटरी है, उसने अपने बिजनेस के लिए, अपने फर्म के लिए एक लैपटॉप ले लिया, दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। तो होपफुली आपको समझ आ गया इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। और अगले क्लास में हम लोग एक और कंसेप्ट के साथ आएंगे। अभी मैं आपको नेशनल इनकम के अंदर जो टर्म्स है वो मैं आपको समझा रहा हूं, होपफुली आपको समझ आ रहा है। अगर इसको आप अच्छे से इसमें पकड़ बना लेंगे तो नेशनल इनकम बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो हमें व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।